हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, आपको पता होगा शायद पहले से। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो हो जाने देते हैं। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट पास हो सकता है, फ्लो हो सकता है, उनको क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्टर्स कहते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है कंडक्टर्स। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? इनके अंदर से क्या फ्लो हो सकता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, दोज मटेरियल्स और substances that allow the flow of electric current are called कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट पास हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या देखे बच्चों आपने? इसका एग्जाम्पल्स होते हैं सिल्वर। सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर होता है। वैसे ही कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी का क्या एग्जाम्पल्स हैं बच्चों? ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं? कंडक्टर्स के। जनरली जो मेटल्स होते हैं बच्चों, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पॉइंट नंबर 3 कि कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर allows them to pass electric current through them। मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टर्स के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में से क्या पास होने देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने एक कंडक्टर बनाया यहाँ पे, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है ना। इसका एनलार्ज व्यू बनाया है, ठीक है। तो इस वायर के पास क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? कंडक्टर की सरफेस पे, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री, फ्री क्यों नाम है? फ्री क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए कंडक्टर की सरफेस पे। कहां मूव कर सकते हैं? ये कंडक्टर की सरफेस पे मूव कर सकते हैं। और ये रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं। कैसी डायरेक्शन बच्चों? रैंडम डायरेक्शंस। रैंडम का मतलब होता है इनकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो कुछ फिक्स नहीं होती है, ठीक है। इतना आप लोग नोट करो। कर लिया? अब मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों। आपको यह पता होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपसे कहा कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या फंडा है ये भी समझते हैं। बच्चों आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपने ऐसा कोई चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना। उसमें आपको पढ़ाया गया था कि जो एटम होता है इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है
जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। एटम के पास क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। और जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो सब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? न्यूट्रॉन्स। प्यारे बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ कौन घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या घूम रहे होते हैं बच्चों? न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ये मैंने डॉट से दिखाए हैं, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं ना बच्चों, उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके? आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाइंड होते हैं। मतलब न्यूक्लियस का इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स है वो बहुत कम फोर्स लग रहा होता है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री होते हैं। फ्री होने का कारण क्या है? अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस जो है, इसका पेरेंट न्यूक्लियस, ये इस इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम फोर्स लगा रहा है। न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इन दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने आपको बताया था, लेक्चर 01 में जाके देखिए, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझाया है। बट ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो ज्यादा होती है, इसीलिए ये फोर्स भी क्या होता है? कम होता है। इसीलिए जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं बच्चों इंसुलेटर्स। इसके बाद टॉपिक क्या डालने आप लोग? इंसुलेटर्स। व्हाट आर इंसुलेटर्स? तो दोज मटेरियल्स or substances that do not allow the flow of electric current are called insulators। इनको क्या कहते हैं बच्चों? इंसुलेटर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है आपको अच्छे से पता है? वुड, जो लकड़ी होती है वो क्या होती है बच्चों? इंसुलेटर। प्लास्टिक, रबर, ये सब काय के एग्जाम्पल्स हैं बच्चों? इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क करते हैं तो काय पे खड़े होते हैं? एक वुडन प्लैंक पे, या फिर वो अपने हाथ में रबर के बने हुए क्या पहनते हैं? ग्लोव्स पहनते हैं, ताकि उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो इंसुलेटर्स आपको समझ आ गए, ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड इंसुलेटर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मेटल्स में क्या मिलते थे अपन को? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए इंसुलेटर्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ी सी नॉलेज में इनके बारे में आपको देना चाहूंगा। बच्चों, सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, ये दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सिलिकॉन, और दूसरा है जर्मेनियम। पहला है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। अच्छे से लिख देता हूं आप लोग, ठीक है। सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 0 केल्विन पे ये कैसा बिहेव करते हैं? जस्ट एज ए इंसुलेटर। कैसा बिहेव करते हैं? जस्ट लाइक अ इंसुलेटर। बट रूम टेम्परेचर पे ये कैसा बिहेव करते हैं? कंडक्टर्स के जैसा। रूम टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करते हैं? कंडक्टर्स के जैसा।
तो ये जो मटेरियल्स हैं, ये एक टेम्परेचर पे इंसुलेटर है। वो कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या फिर जीरो केल्विन टेम्परेचर, सॉरी, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे ये कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर के जैसा। कौन कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कैसा बिहेव करते हैं? जस्ट लाइक कंडक्टर्स। अब इसका जो रीजन है वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये जो सिलिकॉन है, जैसे इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर? बताओ आप लोग एक बार। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 284, ठीक है। तो बच्चों जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझना, छोटी सी बात है। देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मान लो ये पेन सिलिकॉन का, पूरा सिलिकॉन का बना हुआ है, तो इसका मतलब इस पेन के जितने भी एटम्स हैं वो सब काय के बने होंगे? सिलिकॉन के बने होंगे। अगर मैं कहता हूं ये एक आयरन रॉड है, तो इसके पूरे के पूरे एटम्स काय के हैं? आयरन के एटम्स हैं। वैसे ही अगर मैं कहता हूं ये पेन बना हुआ है, इसका क्या कहते हैं? स्टील का या फिर कॉपर का, तो इसके पूरे एटम्स काय के हैं? कॉपर के हैं। वैसे ही अगर मैं कहता हूं कि ये जो चीज है ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसका मतलब ये पूरे के पूरे एटम्स, इस क्रिस्टल के जितने भी एटम्स हैं वो सब काय के बने हैं बच्चों? सिलिकॉन के एटम्स हैं। और इन्हीं सिलिकॉन एटम्स से मिलकर के ये क्या बना है? सिलिकॉन का क्रिस्टल। आपको पता है, आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक कंडीशन पढ़ी होगी, सॉरी, एक आपने बॉन्ड पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअल में दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। सिलिकॉन बच्चों एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? नॉन मेटल हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जो सिलिकॉन क्रिस्टल होता है उसमें एटम्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होते ही जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ये सिलिकॉन है, चार एटम्स मान लो, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? इनके बीच में है कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या हुआ? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ये जो सिलिकॉन एटम्स हैं इनके साथ क्या प्रोसेस शुरू हो गई कि इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। बॉन्ड्स ब्रेक होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन आता है। अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे दो सिलिकॉन एटम से। तो ऐसे करते 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 बहुत सारे जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या होता है? ये जो सिलिकॉन है ये क्या बन जाता है? कंडक्टर्स। बॉन्ड्स कब टूटेंगे? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का था, किसके लिए? सेमी कंडक्टर्स के लिए। बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं what is the flow of electric current, what is potential difference and what is resistance। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं शुरू करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस से। ये अगर समझ आ गया तो करंट भी समझ आ जाएगा। करंट समझ आ गया बच्चों तो रेजिस्टेंस समझ आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि हमारे पास एक चार्ज है Q और ये इस चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया था, लेक्चर 01 में आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगर इस चार्ज Q की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने दो पॉइंट्स लेकर के रखे हैं A और B, ठीक है। तो इस पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? +1 कूलाम्ब चार्ज को लेकर के आना है पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक।
तो जो आप वर्क करोगे उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन to move a unit positive charge from one point to another point in the electric field ठीक है ना? तो W A to B to bring a unit positive charge is equals to VB minus VA। याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या है? याद रखना बच्चों, पॉइंट ए से आप कहां जा रहे हो? पॉइंट बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते समय आप पहले लिखेंगे VB, फिर लिखेंगे माइनस VA। ये किसके बराबर होगा? WA to B। ठीक है। अगर हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? यूनिट होती है इसकी वोल्ट। क्या होती है बच्चों? वोल्ट। ठीक है। तो वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? अगर वर्क डन 1 जूल हो जाए, कितना हो जाए? वर्क डन 1 जूल है और चार्ज कितना है? 1 कूलाम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट। तो आप लिख सकते हैं इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done to move a 1 coulomb of charge from one point to another point in the electric field। याद रखना ये दोनों पॉइंट कहां होने चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल डिफरेंस, देन PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है किसकी? 1 वोल्ट की। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क है। अब ये 1 वोल्ट कैसे होगा? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है? किसी 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाना है, वही वर्क क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? 1 वोल्ट। अगर 1 कूलाम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या हो जाता है? 1 वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, वो समझो। हम इसी चीज को अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डालें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, ये न्यूमेरिकल आप देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलाम। चार्ज कितना दिया है? 4 कूलाम। और वर्क कितना दिया है? 100 जूल। फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। बच्चों, आपने पढ़ा है WA to B इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। यहां पे आपको कितना वर्क दिया है? आपको वर्क दिया है किसी एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, मान लिया वो पॉइंट्स A और B हैं,
जो वर्क जो दिया है वो कितना दिया है, 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलाम। आपको चार्ज कितना दिया है बच्चों, 4 कूलाम, ठीक है। फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, जिस पॉइंट से आप चार्ज को ला रहे हो, जैसे ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को ला रहे हो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल VA आपको दिया है -10 वोल्ट। टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V, VB आपको दिया नहीं है, V दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, आपको बताना V कितना है, ठीक है। तो आपको VA कितना दिया है, -10 वोल्ट, और VB कितना दिया है, V है, पता ही नहीं है कितना दिया। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपने क्या पढ़ा है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ा है आपने, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हुआ था, एक +1 कूलाम चार्ज को आप लेके आए थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उसको आपने क्या कहा था, वो जो वर्क किया था आपने ए से लेकर के बी तक, उसको आपने क्या कह दिया था, इसी वर्क को पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या कर रहे हैं, जो चार्ज ला रहे हैं वो कितना है बच्चों, 4 कूलाम, और हमने डेफिनेशन किसकी पढ़ रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस की, और पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज कितना होता था, +1 कूलाम। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को साइड रखें और प्रीवियस लेक्चर जो देखा था आपने उसको हम रिकॉल करें, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लें। मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे डिफाइन की थी, कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज Q0 मान लिया, उसको ले जाने में जो वर्क किया WA2B इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस UB माइनस UA। ये A है, ये B है। अगर +1 कूलाम चार्ज को लाते थे तो क्या बनता था, पोटेंशियल डिफरेंस, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप किसी भी चार्ज Q0 को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ला रहे हैं तो वो कौन सा डिफरेंस बन जाता था, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अगर दिया है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है तो हम क्या करते थे, जिस चार्ज Q0 को लेकर के आ रहे हैं उसी से पूरी इक्वेशन को क्या कर देते थे, डिवाइड। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में क्या करना है, जिस चार्ज Q0 को लेके आ रहे हो उसी चार्ज से उस इक्वेशन को क्या कर दो, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को डिवाइड। तो जो नई इक्वेशन बनेगी WA2B अपॉन Q0 इज इक्वल्स टू UB अपॉन Q0 को लिख सकते हैं VB माइनस UA अपॉन Q0 को लिख सकते हैं VA। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जो तरीका है वो ये है। तो यहां पे हमारा जो चार्ज Q0 हमें दिया है वो कितना दिया है, 4 कूलाम। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, 4 कूलाम, और उसे लाने में वर्क कितना किया है, 100 जूल। तो ऊपर कितना लिख दोगे, वर्क 100 अपॉन कितना चार्ज लेके आ रहे हो, 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू जिस पॉइंट पे लेके आ रहे हो उसका पोटेंशियल कितना दिया है, V, वो निकालना है कितना है, माइनस जहां से लेके आ रहे हो वहां का पोटेंशियल कितना दिया था आपको, -10, तो यहां -10 लिख दो। अब आपको पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, और 100 अपॉन 4 को हम क्या लिख सकते हैं अभी, 50 अपॉन 2, और 50 अपॉन 2 को सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल्स टू V जो अननोन पोटेंशियल है +10। तो 25 -10 इज इक्वल्स टू V, तो 15 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V। आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 15 वोल्ट। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको क्या सीखने मिला, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पता चलता है कि एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है इसमें फर्क क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी वर्क है, ये भी वर्क है,
यूबी माइनस यूए। बस ये वर्क किसके लिए किया गया है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में एनी चार्ज क्यू, वो 2 कूलम भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है तो उसमें स्ट्रिक्टली ये कहा जाता है कि चार्ज कैसा होना चाहिए? +1 कूलम। अब हम लेते हैं बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसे आप लोगों ने नोट कर लिया? तो बच्चों इसी क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। इफ 50 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज 20 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। सिर्फ वैल्यूज बदल दी हैं, क्वेश्चन वही है। और यहां तो कहता हूं 2 कूलम कर दो। ठीक है, तो आपको पता है WA2B कितना दिया है? 50 जूल। चार्ज कितना दिया है? Q0 2 कूलम। ठीक है, पोटेंशियल कितना दिया है? 20 वोल्ट VA। और VB कितना दिया है? आपको वही तो फाइंड आउट करना है। तो WA2B अपॉन चार्ज Q0 इज इक्वल्स टू होगा VB माइनस VA। WA2B कितना दिया है? 50 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ए कितना है? 20 है, और VB अपने को पता नहीं है। ठीक है, कहां से लेके आ रहे हैं? फ्रॉम वेयर द पोटेंशियल इज 20 वोल्ट। ठीक है ना, तो यहां पे लिख देंगे V माइनस कितना आ जाएगा? 20। तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों? 25 इज इक्वल्स टू V माइनस 20। तो 25 प्लस 20 इज इक्वल्स टू V, तो 45 वोल्ट इज इक्वल्स टू V। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 2 कूलम is done to move a charge of 2 coulombs from a point at 118 volt to a point at 128 volt। तो आपको एक पॉइंट दिया है बच्चों जिस पे पोटेंशियल है 118 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दिया है आपको जिस पे पोटेंशियल है 128 वोल्ट्स। ठीक है, वर्क कितना दिया है आपको फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है, और चार्ज कितना दिया है? 2 कूलम। ठीक है, तो आपको पता है WA2B अपॉन चार्ज Q0 इज इक्वल्स टू VB माइनस VA होता है। ठीक है, तो WA2B फाइंड करना है। Q0 कितना दिया है आपको? 2 इज इक्वल्स टू VB कितना दिया है? 128 माइनस 118। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और WA2B अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10। तो WA2B इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड 10 जूल। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 20 जूल। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। और इस न्यूमेरिकल का जो बेसिक टॉपिक था वो क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बैटरी क्या होती है, करंट क्या होता है, करंट कंडक्टर के अंदर कैसे फ्लो होता है, उसकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और उसके बाद मैं आपको डिफाइन करूंगा रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है ना, तो आप लोग सभी लोग हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक करंट। इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आपको इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और जितना भी वीडियो मैं डाल रहा हूं आप इसको कंप्लीट देखें, एंड तक देखें। तो करंट की डेफिनेशन है बच्चों द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन
ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है ना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। बच्चों बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है? हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है? दिस इज ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। और हम इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसीलिए इनका नाम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब होता क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में रैंडमली मूव करते हैं, मतलब इनके मोशन की कोई भी एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती। हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इन सभी की डायरेक्शन रैंडम है, ठीक है? दीज आर दी रैंडम डायरेक्शंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अलावा क्या होता है कंडक्टर के अंदर? पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस भी होते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस। तो ये जो चीज है इसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज। ये सब कुछ कहां आ रहा है बच्चों? करंट के अंदर ही समझा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना? ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल इमोबाइल आयन। ये कैसे होते हैं बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है? इनके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। इमोबाइल का मतलब होता है ये मूव नहीं कर सकते। मोबाइल का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना मोबाइल फोन है मेरे पास। मोबाइल फोन का मतलब होता है ऐसा फोन जो मूव कर सके। तो इमोबाइल का मतलब क्या हुआ? जो चीज मूव नहीं कर सकती वो इमोबाइल है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस कहां होते हैं बच्चों? कंडक्टर के अंदर होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहां होते हैं? कंडक्टर के अंदर। अब होता क्या है बच्चों कि अगर हम मान लेते हैं देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। कितने इलेक्ट्रॉन है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते हैं, जब आप इस कंडक्टर के एंड्स को बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। तो इनके फ्लो होने की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ना तो ये पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ना ही ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ना तो ये ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ना ही ये ऐसे। हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी डायरेक्शन में भाग रहा है। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। क्या होती है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी जीरो। तो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर free electrons are present, free electrons are present। पहली चीज, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा पॉइंट, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर, या फिर मूव्स इनसाइड द कंडक्टर, moves inside the conductor with random velocities। रैंडम वेलोसिटीज का मतलब होता है इन सभी की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है? जिस कारण से इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। तो अगर मान लेते हैं u1 पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, u2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, u3 तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है,
डैश un n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। इसको कैसे डिवाइड करते हैं? n से। तो पता चलता है कि इस पूरी वेलोसिटी का जो एवरेज है वो क्या आ रहा है? 0। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस या इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाता है, या हम कह लें इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिस कारण से इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। कितनी होती है? 0। अब अगर हम इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे जब हम इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर इसी कंडक्टर को आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो आपको अभी मैं बताता हूं कि बैटरी का सिंबल क्या होता है। अगर आप ये बनाते हैं तो ये बेसिकली एक सेल है। क्या है बच्चों? ये सेल है। आपने देखा होगा घर में रिमोट में सेल डलती है ना, तो रिमोट की सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो ये जो बड़ा वाला आपको लाइन दिख रही है, ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। और ये जो छोटा वाला दिख रहा है, ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। इसे कहते हैं बच्चों सेल। क्या कहते हैं? सेल। अगर मैं कहता हूं, थोड़ा सा पहले सेल को समझते हैं, फिर इसके बाद इसको कंडक्टर में कनेक्ट करेंगे, फिर क्या समझेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, ये जो सेल है, अगर मैं कहता हूं ये सेल 10 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 10। तो प्यारे बच्चों, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसे कहा जाएगा ये कितने वोल्ट पे है? 10 वोल्ट पे। और ये जो छोटा वाला है, इसको कितना मान लेंगे? 0 वोल्ट। तो ये जो सेल है, ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया? 10 वोल्ट। तो इसका ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो 10 का है, और ये जो ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल है, इसे कितने पे मारेंगे? 0 वोल्ट पे। वैसे ही मान लो आपसे कोई कहता है कि कोई सेल है इस तरीके से, वो है 20 वोल्ट का, तो इसमें 20 वोल्ट कहाँ दोगे आप? पॉजिटिव वाले को आप दे दोगे 20 वोल्ट, और ये जो नेगेटिव वाला है, इसको कितने वोल्ट पे माना जाएगा? 0 वोल्ट पे। ठीक है। और अब बैटरी क्या होती है? बैटरी का क्या होता है बच्चों? बहुत सारे सेल्स जब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बन जाती है? बैटरी। जैसे मान लो मैंने एक सेल ले लिया ये, फिर दूसरा सेल ले लिया ये, फिर तीसरा सेल ले लिया ये, फिर चौथा सेल ले लिया ये। तो ये सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, ये आपस में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकंड सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है, सेकंड सेल का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से, थर्ड सेल का नेगेटिव फोर्थ के पॉजिटिव से। तो ये क्या होता है बच्चों? बैटरी होती है। तो मान लेते हैं कि हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये हमने एक बैटरी बना दी यहाँ पे, और इस बैटरी में अब आप बताओ कितने सेल लगे हैं? तो 1, 2, 3 और 4। और हम मान लेते हैं ये बैटरी है 50 वोल्ट की, एक एग्जाम्पल के लिए। कितनी वोल्ट की है? 50 वोल्ट की। तो ये जो कंडक्टर है हमारा, इस समय कितने पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है इस कंडक्टर को? 50 वोल्ट का। कैसे? कंडक्टर का ये वाला हिस्सा जो पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? 50 वोल्ट। और ये वाला हिस्सा जो नेगेटिव से कनेक्ट है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों? 0 वोल्ट। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम देखें ये वाला जो हिस्सा है बैटरी का, ये पॉजिटिव है, और ये वाला हिस्सा क्या है? नेगेटिव। बैटरी में दो होते हैं ना, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो कंडक्टर का ये वाला हिस्सा काय से कनेक्ट है? पॉजिटिव से। ये वाला हिस्सा काय से कनेक्ट है? नेगेटिव से। ठीक है। तो बच्चों, जैसे ही कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है उससे? उससे ये होता है कि इस कंडक्टर का एक एंड हो जाता है पॉजिटिव और दूसरा एंड हो जाता है नेगेटिव। एक का पोटेंशियल हो जाता है V और दूसरे का हो जाता है 0। यहाँ पे V क्या है? V मतलब V डिपेंड करता है बैटरी कितने की है। बैटरी अगर 100 वोल्ट की है, बैटरी अगर 100 वोल्ट की है तो V कितना हो जाएगा? 100। बैटरी अगर 50 की है तो यहाँ कितना आएगा? 50।
बैटरी अगर 500 की है तो यहाँ कितना आएगा 500 और यहाँ हमेशा कितना आएगा 0। हालांकि वक्त आने पे इसको भी हम बदल सकते हैं बट वो अभी अपने को नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ही कंडक्टर का ये वाला हिस्सा पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, तो इस कंडक्टर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। क्या सेटअप होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनती है? जहां चार्जेस होते हैं। तो ये वाला जो बैटरी का ये जो पॉजिटिव हिस्सा है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, इस कारण से इस कंडक्टर के अंदर क्या क्रिएट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पे क्या अप्लाई होता है? फोर्स अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है प्यारे बच्चों? फोर्स। और कितना फोर्स अप्लाई करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज पे? एफ वेक्टर बराबर क्यू ई। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लगता है? क्यू ई। याद है आपको? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने आपको ये चीज कब समझाई थी? एफ बराबर क्यू ई, याद है? मैंने आपको ये चीज सेकंड लेक्चर में समझाई, फर्स्ट लेक्चर में समझाई है। इससे पहले जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड, हर चीज समझाई थी। तो आपको ये वाला अगर चीज समझ नहीं आ रही है तो आपको फिर से जाकर के वापस लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी? एफ बराबर क्यू ई। यहाँ पे ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आई? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस किसने दिया? बैटरी ने दिया। किसने दिया? बैटरी ने दिया। तो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा? फोर्स। क्या लगेगा बच्चों? फोर्स। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। और यहाँ पे कौन सी ये जो कंडक्टर है ये काय से कनेक्ट है? नेगेटिव से। और यहाँ से काय से कनेक्ट है? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव इसे अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को और नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होना शुरू करेंगे बच्चों? नेगेटिव से पॉजिटिव। कहां से कहां फ्लो होने लगेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर से उधर भाग रहे थे, अब उनके पास क्या आ जाएगी बच्चों? डायरेक्शन। क्या आ जाएगी? डायरेक्शन। अभी तक इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? फ्री तो थे मूव करने के लिए, बट प्रॉब्लम क्या थी? ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे थे तो उनके पास मोशन के साथ साथ डायरेक्शन नहीं थी। हर एक इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में भाग रहा था। अब क्या हो रहा है? पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगे हैं। तो ये जो बच्चों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यही क्या फ्लो करा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और वो इलेक्ट्रिक करंट कहां फ्लो हो रहा है? कंडक्टर के अंदर। ठीक है। तो एक बार हम कंपैरिजन करके बताते हैं और फिर डेफिनेशन ऑफ क्या देते हैं? करंट। हम कंपैरिजन करेंगे किसके बीच में? जब इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट नहीं किया था बैटरी से, और सेकंड पे हम क्या दिखाएंगे कि जब हमने इसको कनेक्ट किया है। तो बच्चों यहां पे हम दिखा रहे हैं कंडक्टर को जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया गया है, मतलब इस कंडक्टर को अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है। तो इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे भागेंगे? रैंडम रैंडम। यहां भागेगा, कोई यहां भागेगा, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां। ऐसे करते करते इसमें से हर एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, पूरे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? 0। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं। बट जैसे ही इसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जैसे ही कंडक्टर में एक बैटरी कनेक्ट की जाती है, दिस इज ए बैटरी, तो कंडक्टर का एक हिस्सा कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। और कंडक्टर का दूसरा हिस्सा जो है वो काय में जाता है? नेगेटिव। इसका पोटेंशियल हो जाता है V, इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0। इसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, वो एक फोर्स को फील करते हैं। नेगेटिव वाला जो पार्ट है कंडक्टर का, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? रिपेल करता है। और पॉजिटिव पार्ट क्या करता है? अट्रैक्ट।
जिस कारण से ये एक फोर्स को फील करते हैं। कहां से कहां फील कर रहे हैं वो फोर्स? नेगेटिव से पॉजिटिव। और कितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स पे? F बराबर QE। यहां पे F क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। F इज द फोर्स experienced by the electrons। इलेक्ट्रॉन्स जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है F। Q क्या है बच्चों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो है E। तो आपको पता है कि F बराबर QE है और F बराबर MA भी होता है। तो QE इज इक्वल्स टू MA। तो QE अपॉन M इज इक्वल्स टू A। यहां पे M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका मास है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है। तो ये इक्वेशन बता रही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर के अंदर एक्सिलरेट करने लगेंगे। किस डायरेक्शन के से किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। तो अगर हम इस कंडक्टर का कोई भी एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे ये वाली चीज है, ये है इसका क्रॉस सेक्शन। ये इस मार्कर पेन का क्या है? क्रॉस सेक्शन। अगर हम इस मार्कर पेन को 20 से कट कर दें, जैसे ये है, इसको 20 से कट किया तो फिर से कैसा मिलेगा हमको? तो ये क्या होंगे? इसके क्रॉस सेक्शंस होंगे। तो इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से मान लेते हैं Q चार्ज पास हुआ। कितना चार्ज पास हुआ बच्चों? Q। और कौन सा चार्ज पास होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? आंसर है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं इसका मतलब कौन सा चार्ज पास होगा? नेगेटिव। ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज पास होगा, ठीक है, और कितने समय में पास हो रहा है? टी टाइम में। कितने समय में पास हो रहा है? टी टाइम में। तो करंट होता है बच्चों Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, Q अपॉन टी। तो जो डेफिनेशन है, अब ये डेफिनेशन आपको समझ आएगी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से टी समय में कितना चार्ज पास हुआ? Q। तो Q अपॉन टी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है। तो ये समझ आ गया, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। अब हम इसको थोड़ा फेयर करते हैं। सो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, दैट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर। ठीक है ना। तो 1 एम्पियर कितना होता है बच्चों? 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, इफ 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through a conductor, flows through a conductor in 1 second, in 1 second, then the current, is said to be 1 एम्पियर। करंट को कितना कहेंगे बच्चों? 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है, मान लेते हैं किसी क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर के Q चार्ज पास हो रहा है टी टाइम में,
कितना चार्ज पास हो रहा है, क्यू चार्ज पास हो रहा है टी टाइम में। तो करंट की डेफिनेशन क्या है, क्यू अपॉन टी। अगर क्यू हो जाता है 1 कूलम और टाइम हो जाता है 1 सेकेंड, तो करंट कितना हो जाता है, 1 एम्पियर। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये समझना होगा कि करंट स्केलर है या वेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि उसका रीजन है बच्चों, देखो जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनके एडिशन में हमें एंगल का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास फोर्स है एफ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब दो फोर्सेस को ऐड किया जाता है तो उनके एडिशन में क्या याद रखा जाता है कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फोर्स है F1 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन और F2 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अगर हम इन दोनों फोर्स को ऐड करते हैं और अगर हम मान लेते हैं कि ये है कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इस पे हमने 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगाया टूवर्ड राइट और 5 न्यूटन फोर्स फिर से एक और 5 न्यूटन फोर्स लगाया टूवर्ड राइट। तो इस समय पे इस बॉक्स पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा बच्चों, 10 न्यूटन। लेकिन यदि इसी बॉक्स पे अगर हम एक फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन टूवर्ड राइट और दूसरा 5 न्यूटन टूवर्ड लेफ्ट, तो हम देखते हैं कि इस बॉक्स पे इस समय कितना फोर्स लग रहा है, 0 न्यूटन, क्योंकि फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। वैसे ही मान लो हम बॉक्स में ऐसा एक फोर्स लगाते हैं यहां से 10 न्यूटन टूवर्ड लेफ्ट और यहां से लगाते हैं 10 न्यूटन टूवर्ड राइट, तो ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से कितना लग रहा है, 10। तो 10 और 10 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो फोर्स जब ऐड होता है तो किस बात का ध्यान रखता है, डायरेक्शन का। किसका ध्यान रखता है, डायरेक्शन का। लेकिन जब करंट का एडिशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो करंट के एडिशन में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। जैसे अगर हम मान लो यहाँ पे एक अमीटर लगाते हैं, एक डिवाइस होती है जो मेजर करती है करंट को, टू मेजर करंट एक डिवाइस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, एमीटर। मैं इसको अभी और डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा, अभी एग्जाम्पल बस दे रहा हूं, ठीक है। इस एमीटर में यदि दो वायर्स हम कनेक्ट करते हैं, एक जगह से करंट आ रहा है 5 एम्पियर और दूसरी जगह से भी करंट आ रहा है 5 एम्पियर। तो अगर जैसे फोर्स था, अगर इधर से भी 5 न्यूटन आ रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन, तो यहां कितना मिला था, 0। बट अगर करंट यहां से 5 एम्पियर आ रहा है, यहां से भी 5 एम्पियर, तो यहां कितना मिलना चाहिए था, 0 एम्पियर। बट एक्चुअल में मिला कितना, 10 एम्पियर। करंट ने डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दी। करंट में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए करंट कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर। बहुत बुरे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, उन्हें लगता है करंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। बट करंट है क्या एक्चुअल में बच्चों, स्केलर है। क्यों है स्केलर, क्योंकि जैसे फोर्स जब ऐड होता है तो किसका ध्यान रखता है, डायरेक्शन का। लेकिन जब करंट ऐड होता है तो किसका ध्यान नहीं रखता है, डायरेक्शन का। आप किसी भी डायरेक्शन से करंट को ऐड कर लें, यहां से 5 एम्पियर भेज दें, यहां से 5 एम्पियर, आपको यहां पे हमेशा कितना मिलेगा, 10 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों, करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब आता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इस वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत अच्छा वीडियो है, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है बच्चों एक्चुअल में पॉजिटिव से नेगेटिव। जो पूरी किताबें चलाती हैं, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये, ऐसा नेगेटिव टर्मिनल ये, तो आपको पता है
कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होते हैं बच्चों? नेगेटिव से पॉजिटिव। ऐसे फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या है? ध्यान से समझना, नेगेटिव टर्मिनल से किस तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल तरफ। लेकिन करंट की डायरेक्शन की फ्लो क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल हमने करंट की डायरेक्शन ली है, इसे कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या है बच्चों? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। इसे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरुआत में जब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दी गई तो वो किस हिसाब से दी गई थी? लोगों को लगता था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होता है। तो प्रोटॉन अगर फ्लो होगा तो कहां से कहां होगा बच्चों? प्रोटॉन अगर फ्लो होगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो वो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव से क्या होगा? रिपेल, और नेगेटिव से क्या होगा? अट्रैक्ट। तो वो कहां से फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो शुरुआत में जो डायरेक्शन ऑफ करंट ली गई वो कैसी थी बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसको कन्वेंशन जो चला आ रहा है वो क्या है? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, जो आज तक सही मानते हैं लोग, वो क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। बाद में लोगों को समझ आया नहीं नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन तब तक तो ये बात मान चुके थे लोग। तो ठीक है, फिर इसी को मान लिया गया है, और करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम आते हैं बच्चों आज के लास्ट टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है बच्चों? रेजिस्टेंस। तो हेडिंग लगा ले सभी लोग, रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज resistance is defined as the opposition offered by the conductor by the conductor to the flow of electric current, या फिर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या चार्जेस भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट थ्रू देम is called resistance। इसको क्या कहते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। जब किसी वायर से या कंडक्टर से करंट फ्लो होता है ना, तो कंडक्टर उस करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। उस अपोजिशन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का रीजन क्या है? क्यों होता है रेजिस्टेंस, वो समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं बच्चों, इसी में आपको बहुत कुछ अलग टॉपिक भी समझ आ जाएंगे थोड़े से एक्स्ट्रा में। और हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। और इस कंडक्टर में हमने एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस दे करके रखा है। दिस इज ए कनेक्टिंग वायर, और यहाँ पे ये बैटरी लगा दी, और यहाँ पे इस कंडक्टर को ऐसा कनेक्ट कर दिया वायर्स के थ्रू। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव। ये वाला जो एंड है कंडक्टर का, ये कौन से पॉइंट पोटेंशियल पे आ गया? पॉजिटिव। और ये वाला कौन से पे आ गया? नेगेटिव।
और अगर ये पोटेंशियल है V है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ का पोटेंशियल V होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव का पोटेंशियल होता है V और नेगेटिव का 0, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 0 वोल्ट। और हम मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के आ रहा है, पहले आता है तो यहाँ से टकराया वो, फिर यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ टकराया, फिर यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ टकराया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मोशन करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन से कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इससे टकराएगा, फिर यहाँ गया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, यहाँ। तो ये जो कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जब वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाता है, इन्हीं कोलिजन्स के कारण क्या क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस। और यही इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो का क्या कर रहे हैं, अपोज। जैसे आप किसी रोड पे जाते हैं तो आपको स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं, कहीं कहीं से रोड जो होती है वो टूट जाती है, तो वो आपके फ्लो होने का क्या करते हैं, बेसिकली अपोज करते हैं। वैसे ही कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है तो उसके चलने का भी क्या करते हैं, अपोज करता है कंडक्टर। कैसे करता है कि कंडक्टर के अंदर ही पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस है और वो क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन टकराता हुआ जाता है और ये इसका क्या करता है, अपोज। सो दिस इज कॉल्ड बच्चों रेजिस्टेंस। और जो ये रेजिस्टेंस होता है, इसका जो कॉज है वो क्या है, आप लिख लेंगे कोलिजन। कोलिजन इज the cause of resistance. Collision is the cause of resistance. कोलिजन का कारण, जो रेजिस्टेंस है उसका कारण क्या है, कोलिजन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं when the electron या electrons flows inside the conductor they frequently collide with the positively charged immobile ions and with the other electrons inside conductor। ठीक है, these collisions are the cause of resistance। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं। अब लास्ट टॉपिक बचता है बच्चों, और जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा मैं इस ही से शुरू करूंगा, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है वो काय पे डिपेंड करता है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई एम योर टीचर आयुष सर।